हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक्चुअली हमको जानना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है, और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इंटीग्रेशन के प्रकार। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, आज का हमारा ये बेसिक लेक्चर होगा। पीछे से हम अवकलन भी कवर करा रहे हैं और इधर से हमने समाकलन भी स्टार्ट कर दिया है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अवकलन में लगभग ख़त्म हो चुका है, उसमें थोड़ा सा चैप्टर बचा है। इसमें एलएमवीटी है, मैक्सिमम मिनिमा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी उसको हम जो है कि रेगुलर उसका लेक्चर अपलोड हो रहा है। और इधर हमने सोचा कि अब समाकलन स्टार्ट किया जाए, वो तो हम पढ़ा देंगे। तो बेसिकली समाकलन है क्या? समाकलन हम जानते हैं ये अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। क्या है? अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम जानेंगे कि समाकलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, क्या जानना है हमको? इंटीग्रेशन। हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। हम क्या पढ़ेंगे? ये हमारा होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। ये हमारा आज के बेसिक लेक्चर है, इसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं। समाकलन जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक होता है इनडिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। ठीक, क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट क्या होता है? डिफिनिट क्या होता है हमारा? डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। अब थोड़ा सा समझेंगे हम। क्या समझेंगे? निश्चित और अनिश्चित समाकलन होता क्या है। ठीक, देखिए, अनिश्चित और ये निश्चित समाकलन दो होते हैं, जिसको अनिश्चित को हम बोलते हैं इंडेफिनिट और निश्चित को बोलते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, इसमें देखिए अनिश्चित समाकलन जो होता है, अनिश्चित समाकलन ये क्या होता है? ये हमारा जैसे में हमको y बराबर का कोई फलन दिया रहता था। ठीक, हम क्या करते थे? x सापेक्ष इस फलन को हम अवकलन करते थे, तो इसको ऐसे लिखते थे। x सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया तो हमारा क्या हमको क्या मिल गया? ये हमको मतलब डेरिवेटिव मिल गया। ठीक, क्या मिल गया? डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त हो गया। हिंदी में जो है कि अवकल गुणांक कहते हैं इसको, क्योंकि हमने जो है कि इस y को x सापेक्ष अवकलन किया तो हमको जो है कि ये जो हमारा f डैश x प्राप्त हुआ, इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। बात समझ में आई? कहने का मतलब है कि इस फलन को जो हम x सापेक्ष अवकलन किए तो हमारे dy dx ऐसे डिनोट करते थे। अवकलन प्राप्त करने के लिए हम इसको ऐसे लिखते थे, और जो हमसे जो f डैश x प्राप्त होता था इसी को हम अवकलज बोलते थे। क्या बोलते थे? अवकलज। अब हुआ क्या कि ये जो f डैश हमको प्राप्त हुआ, अब फिर से इसको हम ओरिजिनल फॉर्मेट में प्राप्त करना है, तो हम कैसे करेंगे?
अब इसी जो हमारा डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है, इसी को हम पहले जैसा जो फलन था उसी के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए हम प्रयोग किए समाकलन का। समाकलन का प्रयोग किए, एक बार फिर से समझिए, जो हमको ये डेरिवेटिव प्राप्त हुआ अवकलन में, जब हमने अवकलन किया ये फलन का, तो हमको जो है कि डेरिवेटिव प्राप्त हुआ, जो है ये अवकलज प्राप्त हुआ, इसी का हम पहले जैसा जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए हमने प्रयोग किया किसका? समाकलन का। ठीक, तो समाकलन है क्या? समाकलन ये एंटी डेरिवेटिव है। कहने का मतलब है कि जब हमने इस वाले फलन से हमने जो है कि एफ डैश एक्स प्राप्त किया, तो इस वाले फलन से जो है कि हमको जो पहले जैसा था उसी फलन को पुनः प्राप्त कर लेना, ये हमारा क्या कहलाता है? एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। एंटी डेरिवेटिव मतलब कहने का मतलब है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। पुनः जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? इंटीग्रल कहलाता है। हमारा समाकलन होता था, समाकलन 2 कैटेगरी में था, एक निश्चित अनिश्चित, एक निश्चित समाकलन। अब पहली बात तो ये समझिए कि समाकलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर से हम इसको बता रहे हैं। समाकलन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हमारा कोई फलन y बराबर के fx था, तो हम उसको अवकलन x सापेक्ष करते थे, तो हमको उसका जो अवकलन करते थे उसका हमको डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्राप्त होता था। बात समझ में आई? क्या हुआ कि जब हम इसका अवकलन करते थे तो उसमें जो अवकलज प्राप्त होता था एफ डैश एक्स, इसी को हम अवकलज कहते थे। अब हमने जब इस अवकलज को देखा तो हमने सोचा कि क्या ऐसी कोई विधि है जो ये अवकलज हो, तो हम जो है कि इसको मतलब इसी को हम ऐसा कोई विधि अपनाएं जो ये पुराने फॉर्मेट में हो जाए, पहले जैसा फलन बन जाए। ये हमारा जो अवकलज है, जो अवकलज प्राप्त हुआ है डेरिवेटिव से, ये डेरिवेटिव कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन से जो अवकलज प्राप्त हुआ है, ऐसा कोई फॉर्मेट है जिसको हम पहले या ओरिजिनल जैसा फॉर्मेट में प्राप्त कर सकें? पहले जैसा पहले था वैसे प्राप्त हो सकता है। तो वो उसी पहले जैसे फलन को प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? हमें समाकलन की ज़रूरत पड़ी। समाकलन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे जो हमारा पहले जो फलन दिया था उसी के रूप में हमारा डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। डेरिवेटिव से हम पहले जैसा फलन को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे ये हमारा क्या है, अगर कोई हमारा फलन जो दे दिया, यहाँ पर दे दिया कि कोई fx है, ठीक, fx है। अब जो है कि हमने इसका अवकलन किया, ठीक, अवकलन किया तो क्या मिल गया? एफ डैश एक्स मिल गया। कहने का मतलब एफ डैश एक्स मिल गया। तो हम जो है कि सॉरी, यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स लगाना है, क्योंकि यहाँ इसका अवकलन करना है ना, इसका जो है कि समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे तभी तो पहले जैसा जो फलन था उसी वही मिल जाएगा। तो एफ एक्स हमारा फलन है। अब जो कि एफ एक्स प्राप्त हुआ है, तो अब हम इसका अवकलन समाकलन करेंगे तो ये पहले जैसा मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका जब हम एफ डैश एक्स का जब हम समाकलन करते हैं, हमारा क्या मिल जाता है? एफ डैश एक्स मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा समाकलन है ये हमारा एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव का है मतलब ये हमारा जो है कि अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। देखिए ये हमारा क्या है? अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए समझिए यहाँ पर, मतलब जो हमारा अवकलज दिया रहता था, जिस अवकलज का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो पहले किसी न किसी का वो डेरिवेटिव रहा होगा। जिस फलन का हम समाकलन करते हैं, जो अनिश्चित समाकलन जिस फलन का हम करते हैं, वो पहले किसी न किसी फलन का वो डेरिवेटिव रहा होगा। जिस फलन का हम अवकलन करते हैं वो पहले किसी न किसी फलन का डेरिवेटिव रहा होगा। अब हम करते क्या है, उस डेरिवेटिव की मदद से वो फलन एक ज्ञात करेंगे जो फलन डेरिवेटिव था, उस फलन को ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब जो डेरिवेटिव था उस फलन को हम एक ज्ञात करेंगे, डेरिवेटिव की मदद से उस फलन को हम ज्ञात करेंगे जिसका कि वो डेरिवेटिव था। बात समझ में आई?
तो इसलिए हम जो है कि समाकलन का प्रयोग करते हैं। अब बात आ गई कि एक चीज़ इसमें और है कि इसमें हम जानेंगे कि समाकल और समाकलन होता क्या है। देखिए, जिस फलन का हम अवकलन करते हैं, ये हमारा है ना एफ डैश एक्स डी एक्स, जिस फलन का हम समाकलन करते हैं तो जो इससे उत्तर मिलता है, ठीक, ये जो हमारा उत्तर मिला इसको हम बोलते हैं समाकल। क्या बोलते हैं? समाकल। ठीक, और जिसका हम अवकलन करते हैं इस फंक्शन का, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समाकल्य। क्या बोलते हैं? समाकल्य। और इस पूरी प्रोसेस को जो हम करते हैं इसको हम बोलते हैं समाकलन। बात समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो ज़रूर बताइएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? समाकलन या इंटीग्रेशन। बात समझिए ध्यान से। कहने का मतलब ये है कि जिस फलन का हम समाकलन करते हैं उससे प्राप्त आंसर मिलता है उसको हम समाकल बोलते हैं। जिसका हम अवकलन कर रहे हैं जिस फलन का, उसको हम समाकल्य बोलते हैं। और इतना जो कि हम पूरा प्रोसेस करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? समाकलन। बात समझ में आई? तो इस तरह हम जो है कि समाकलन करते हैं। चलिए जो है कि थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे में क्या होता है कि हमको फलन दिया रहता है कि यहाँ से देख लेते हैं। यदि हमको फलन दिया रहता है, यहाँ पर हमको दिया है साइन एक्स। क्या दिया रहता है? फलन में हम जो है कि हमको साइन एक्स दिया रहता है। ठीक, और देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि समाकलन को हम डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह। ठीक, समाकलन को जो है कि इस तरह कहने का मतलब है कि जो सम मतलब कि जो यस का पहला अक्षर है इसी को आप ऐसे करके बड़ा कर दीजिए। ठीक, तो बड़ा कर दीजिए तो इस तरह जो हो जाए ये हमारा समाकलन का चिन्ह हो जाएगा। और इसके अंदर जो फलन होता है, ठीक, वो और जिसके सापेक्ष किया जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक, यदि यक्स के सापेक्ष किया जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि इस फलन का यक्स के सापेक्ष समाकलन किया गया है। यदि हमारा जो है कि ये फलन कोई हमारा जो है कि दूसरा दिया रहता है, दूसरा हम जैसे कि यदि हमको दे दिया समाकलन एफ ऑफ थीटा दे दिया, ठीक, तो हम क्या करेंगे? यक्स के स्थान पे हम थीटा रख देंगे। ठीक, यहाँ करेंगे डी थीटा, मतलब कहेंगे ये जो हमारा फलन एफ ऑफ थीटा है इसको थीटा के सापेक्ष समाकलन किया गया है। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। तो समाकलन का चिन्ह ये होता है और समाकलन को किस तरह से हम पढ़ते हैं हमने जो है कि अभी बता दिया। और समाकलन, समाकल्य और समाकल होता क्या है हमने ये भी बता दिया। समाकलन ये एंटी डेरिवेटिव है, मतलब अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। इसी विपरीत प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समाकल बोलते हैं। ठीक, इसी विपरीत प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? समाकल बोलते हैं। जिसका आप अवकलन कर रहे हैं, ठीक, जिस फंक्शन का आप अवकलन कर रहे हैं उसको समाकल्य बोलते हैं। और जो उससे प्राप्त आंसर मिला एफ एक्स, ठीक, वो क्या हुआ? उसको हम समाकल बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो हमारा एफ डैश एक्स है इसका जब हम समाकलन करते हैं तो ये पहले क्या था? ये हमारा पहले ये डेरिवेटिव था। ठीक, अब इसी डेरिवेटिव की मदद से हम क्या करेंगे? उस फलन को ज्ञात करेंगे जिसका कि ये पहले डेरिवेटिव था। ठीक, तो बात समझ में आई? इस तरह जो है कि हमारा पूरा समाकलन होता है। चलिए हम थोड़ा से इसका कुछ बेसिक चीज़ें और जान लेते हैं। अब क्या होता है कि यदि हमको यहाँ पर दे दिया समाकलन साइन एक्स का, आपको समाकलन करना है और किसके सापेक्ष करना है? हमको एक्स के सापेक्ष करना है, तो हम यहाँ सामने लिखते हैं। हम डेरिवेटिव में इसको ऐसे लिखते थे, कोई फलन था, अगर हमारा कोई फलन था y बराबर के एफ एक्स, ठीक, तो उसका हम डेरिवेटिव करते थे, तो इसको हम लिखते थे डी बाई डी एक्स, ऐसे हम लिख रहे हैं एफ एक्स। तो इससे जो
हमने अभी अभी चर्चा किया कि ये कॉस का जो डेरिवेटिव होता है, जो हमारा साइन होता है वो पहले किसी न किसी फलन का क्या था, डेरिवेटिव था। मतलब कॉस एक्स का वो पहले क्या था, साइन, डेरिवेटिव था। ठीक, इतना हमने जान लिया। अब बात आ गई, ये तो हमने जाना कि ये इंडिफिनिट समाकलन था, ये हमने सारे अध्ययन किया इंडिफिनिट के अंतर्गत। अब आता है डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। ये तो हमारा था अनिश्चित समाकलन। लेकिन अब बात आती है निश्चित समाकलन की। तो निश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन तब लगाया जाता है जैसे हम, क्या होता है कि किसी क्षेत्रफल, त्रिभुज या आयत का क्षेत्रफल जो है कि साधारण जो है कि नियमों से हम जो है कि सूत्र उत्र लगा करके कर लेते थे, उसको हम ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यदि हमें किसी जो है कि कर्व का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, तो अगर किसी कर्व से घिरे क्षेत्रफल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। कोई कर्व है, वो अपना कितना एरिया जो है कि घिरा हुआ है, उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो जितना हम करते हैं, मतलब उसका एरिया हम निकालते हैं। अब वो कितना एरिया घिरा हुआ है, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक जितना घिरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं, मतलब जहाँ से शुरुआती पॉइंट, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये हमारा ए से बी तक, ठीक। मतलब मान लेते हैं हमारा कोई कर्व है, ठीक। हम मान लें कि ये हमारा 2D प्लेन में है। ये जो निश्चित समाकलन हम 2D वूडी में लिखते हैं। अब होता क्या है, यहाँ से हमको एक कोई कर्व है, अब इस कर्व का हमको एरिया निकालना है। तो आप जो है कि ये एरिया जो है कि यहाँ से यहाँ तक है। हम जानते हैं कि ए से हमको बी तक निकालना है, ए से बी तक निकालना है। तो ये तो जो है कि मतलब कुछ क्षेत्रफल ही नहीं दिख रहा। अब ये कर्व है, थोड़ा सा कर्व हम बना दें ताकि लगे कि नहीं कर्व है। अब देखिए इसका एरिया निकालना है, तो अब कर्व की तरह ही नहीं, कोई शेप ही नहीं है। अगर त्रिभुज वगैरह था तो हम जो कि साधारण नियम जो है कि लगा करके कर लेते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब ये कर्व का जो है कि क्षेत्रफल निकालना है। अब कर्व का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए ये इतना बच जाता है। तो इसलिए जो है कि हम यहाँ से जो पूरा करते हैं तो ये पूरा कवर होता है। तो ए से लेकर के बी तक जितने कर्व का क्षेत्रफल निकाला गया है, मतलब ए से लेकर बी तक, यहाँ से ए से बी तक, इसको हम देखिए निश्चित समाकलन कहते हैं। मतलब यहाँ निश्चित दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक फिक्स पॉइंट दिया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन। किसी कर्व का या किसी कहे तो जो है कि कर्व का जो है कि निश्चित समाकलन निकाला जाता है। तो आपको समझ में आया कि जो कि अनिश्चित समाकलन कब निकाला जाता है, निश्चित समाकलन कब। अनिश्चित समाकलन तो आप तो जान ही गए हैं कि जो हमारा f' होता है उसी का पुनः ओरिजिनल फॉर्मेट में पता करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समाकलन किसी वक्र का जो है कि एरिया निकालने के लिए हम निश्चित समाकलन का प्रयोग करते हैं। निश्चित समाकलन का प्रयोग करते हैं तो पूरा टोटल कितना एरिया है हमको निश्चित समाकलन से पता चल जाएगा। इसलिए हम जो कि निश्चित समाकलन का प्रयोग करते हैं। और ये अनिश्चित समाकलन आपको अब समझ में आया कि निश्चित समाकलन कब लगाना चाहिए। इसमें दो कैटेगरी है इंटीग्रेशन में, एक इंडिफिनिट है और एक डिफिनिट है। इन दोनों को जो है कि ध्यान में रखेंगे आप। इसमें जो है कि बाकी जो है कि अदर आते रहेंगे। अभी हम जो है कि अगले वाले वीडियो में हम बता देंगे कि कौन कौन से फंक्शन का जो है कि हमको अवकलन समाकलन करना है। देखिए एक चीज़ है कि अवकलन पढ़ाते पढ़ाते बार बार जो है कि जुबान से अवकलन निकल जा रहा है। बार बार क्या निकल जा रहा है, अवकलन निकल जा रहा है। और अभी हमने जो है कि यहाँ पर समाकलन बताए हैं, समाकलन बोलना चाहिए तो हम अवकलन बोल दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी दिक्कत है, एक एक दो दिन में समाकलन बोलते बोलते आदत पड़ जाएगी, क्योंकि उधर से अवकलन ही बोलते आ रहे थे। इसीलिए जो है कि जो बताए हैं अवकलन वहाँ पर हमने हाईलाइट उसको कर दिया है। तो इसलिए जो कि ये हमारा अनिश्चित समाकलन हुआ, ये निश्चित समाकलन हुआ। तो चलिए अब जो है कि थोड़ा सा इससे फार्मूला जान लेते हैं। अभी तो हम अनिश्चित समाकलन ही पढ़ रहे हैं, तो अनिश्चित समाकलन में थोड़ा सा एक फलन ले लेते हैं। हम जो एग्जाम्पल नहीं लिए तो एक एक एग्जाम्पल लेकर फिर समझते हैं, ठीक। जैसे क्या है कि अभी ये एंटी डेरिवेटिव है। कैसे, अगर कोई फलन हमको दिया है x², कौन सा फलन है, x² है, ठीक। अब इस x² का हमको समाकलन करना है, ठीक। जब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो x² था, मान लीजिए यहाँ पर x² है,
इसका हम जब डेरिवेटिव करते थे, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते थे, ये क्या मिलता था, 2x प्राप्त होता था। ठीक, ये 2x का हम क्या करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि कैसे एंटी डेरिवेटिव है। ये कहने का मतलब जो ये f' जो अवकल गुणांक प्राप्त हुआ है, इसका यदि हम पुनः अवकलन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, यहाँ पे x आके समाकलन कर देते हैं, तो इस फॉर्मेट में बन जाना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि ये एंटी डेरिवेटिव है। चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा 2x है, x सापेक्ष हमने समाकलन किया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है 2 और ये हमारा हो जाता है x, और इसको जो है कि हमको x सापेक्ष जो कि समाकलन करना है। लेकिन समाकलन के लिए पहला फार्मूला ये होता है कि समाकलन यदि x के पावर n है, ठीक, x के पावर n है, तो डेरिवेटिव में क्या होता था, डेरिवेटिव में अगर कोई x के पावर में n दिया रहता था, ये क्या होता था, n सामने आता था और n में से 1 माइनस हो जाता था। डेरिवेटिव में ये होता था। लेकिन समाकलन में क्या होता है, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन में ये होता था कि जब हम x पावर n वाले का हम अवकलन करते थे, तो क्या होता है, पावर सामने आता, पावर में से घट जाता था। लेकिन समाकलन में क्या होता है, ये जो हमारा होता है, इसमें x के पावर में 1 जुड़ जाएगा। ठीक, और जो पावर होता है वही जो है कि बटे में आ जाता है। ये हमारा पहला सूत्र है समाकलन का। क्या होता है, अगर कोई समाकलन, अगर x पावर में n संख्या है, तो वो क्या हो जाएगा, समाकलन में जब हम इसका x सापेक्ष समाकलन करते हैं, जब हम इसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, x पावर में n प्लस 1 अपान में जो पावर में है n प्लस, वो बटे में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो इसमें देखिए पावर तो पहले से है, ठीक, ये 2 बाहर ही है, तो यहाँ हम करते हैं x और ये प्लस 1 पहले से, 1 अभी से जुड़ गया, अब ये 1 प्लस 1 यहाँ पर आ गया। तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हो गया 2 इंटू में जब हम समाकलन किए, तो ये हमारा क्या हो गया, x प्लस 2 अपान में 2 और ये कांस्टेंट c। अभी हम बताएंगे कि कांस्टेंट c जो कि क्यों जोड़ते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से यहाँ 2 कट गया, तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिला कि नहीं, यहाँ से देखिए क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर हमको प्राप्त हो गया। देखिए अब ये क्या हुआ, पहले जैसे फॉर्मेट में मिल गया। बात समझ में आई, कहने का मतलब है कि जो फलन आपको डेरिवेटिव दिया रहता है, जिस फलन का हम समाकलन करते हैं, वो फलन किसी न किसी पहले जो है कि किसी न किसी फंक्शन का जो है कि डेरिवेटिव रहा होगा। जैसे यहाँ पर डेरिवेटिव रहा है, ये 2x जो है फलन, इसका हम समाकलन कर रहे हैं। अब ये समाकलन पहले डेरिवेटिव ही था, एक्स स्क्वायर का पहले क्या था, डेरिवेटिव था। हमने जो है कि प्राप्त करके डेरिवेटिव से हमने जो है कि प्राप्त करके ये चीज़ हमने निकाला। जब हमने क्या किया, एक्स सापेक्ष समाकलन किया, तो समाकलन से फिर क्या है, ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। देखिए ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इसी को हम बोलते हैं कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। इस तरह जो कि हमने जान लिया। ठीक, अभी फिर से समझ लीजिए कैसे। जैसे एक फलन था एक्स स्क्वायर, इसका हम अवकलन किए तो हमको 2x मिला। अब हम 2x को, ये देखिए इसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का ये 2x क्या है, डेरिवेटिव है। अब इस डेरिवेटिव को हम समाकलन कर देते हैं एक्स सापेक्ष, हमको क्या मिल गया, पहले जो है कि इसका जो अवकलन था वो मिल गया। देखिए एक्स स्क्वायर हमको मिल गया कि नहीं। इसलिए हम कहते हैं जिस फलन का हम समाकलन कर रहे होते हैं वो पहले किसी न किसी फंक्शन का क्या था, डेरिवेटिव था, डिफरेंशिएशन था। जिस फलन का हम जो फलन का अवकलन कर रहे हैं वो डेरिवेटिव पहले किसी का डेरिवेटिव था। ठीक, बात समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। तो इस तरह जो है कि हम समाकलन करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि ये अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। आपको यहाँ दिया है तो आप अवकलन करके यहाँ से आप ओरिजिनल फॉर्मेट, पहले जैसा फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं समाकलन विधि से। इसलिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, हमको दे दिया कि एक्स क्यूब का आपको एक सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक, तो समाकलन, इधर समाकलन कीजिए, इधर इसका अवकलन कीजिए। ये हमारा होता है d/dx, हमारा हो जाता है एक्स क्यूब। इधर जानते हैं हम कि ये हमारा एक्स पावर n वाले रूल से n एक्स पावर n माइनस 1। ठीक, हम ये वाला लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब इधर से हम करेंगे
तो देखिए इसका जब हम अवकलन किए, यहाँ से हमको 3x² मिल गया। अब इधर से हम समाकलन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, x सापेक्ष हम करेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमारा x3 प्लस में 1 अपान में 3 प्लस 1, ठीक। ये क्या मिल जाएगा हमको, समाकलन में क्या मिल जाएगा, x4 अपान में 4 और कांस्टेंट सी इसके साथ जोड़ते चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 3x² मिल गया, ठीक। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ से समाकलन तो लिए, ये वाला जो फलन है इसका आपने समाकलन किया तो x के पावर में क्या आ गया, x पावर में 4 अपान में 4, हम पावर में 1 जोड़ते हैं और पावर में से 1 घटा देते हैं, ठीक। यदि इस वाले फलन का, देखिए यहाँ तो हम जो कि x³ दोनों का लिए थे, लेकिन इसी वाले फलन को, ये वाला जो फलन है ये हमारा समाकलन अगर हम इसका करते हैं, ये हमारा जो 3x² है, ठीक, ये इसका हम समाकलन करते हैं, जो इसका डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है, जो अवकल गुणांक प्राप्त हुआ है, इसका हम करेंगे तो देखिए 3x² हमको क्या मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये पुराना जो उसका अवकलन था वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x², इसका हम करते हैं, एक सापेक्ष क्या हो जाता है, यहाँ से कांस्टेंट बाहर कीजिए और लगाइए x², यहाँ करेंगे +1 अपान में 2 + 1, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू में x + 3 पावर में 3, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x3। देखिए ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। इस तरह हम जो कि समाकलन करते हैं और यहाँ पर c कांस्टेंट जोड़ते हुए चलेंगे। चलिए हम जान लेते हैं कि कांस्टेंट c किसी समाकलन में जोड़ते क्यों हैं। जैसे क्या है कि यदि हमको कोई समाकलन, कोई फंक्शन दे दिया ax, हमको ये इसका अवकलन करना है, ठीक। तो हम इसका जब अवकलन करते थे, यहाँ पर a कांस्टेंट बाहर कर लेते थे, x करते थे, तो ये क्या होता था, यहाँ पर 1 + 1 अपान में 1 + 1 हो जाता था, ठीक। तो यहाँ में हम क्या करते थे, ax² प्लस में ये कांस्टेंट c इसके साथ जोड़ते हैं। अब इसी कांस्टेंट c को जोड़ते क्यों है, हम ये चीज़ जानेंगे। जैसे हमारा कोई फलन है x² प्लस में 4, अब इस फलन का हमको समाकलन करना है, ठीक। और इसी फलन का x², इसी फलन का हमको क्या करना है, x² + 4 का ही हमको अवकलन भी करना है, ठीक। अब क्या होता है, अवकलन हम करते हैं तो ये क्या होता है, पावर सामने आता है, पावर में से घट जाता है, और ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट का हम अवकलन करते हैं तो ये हमारा शून्य हो जाता है, ठीक। देखिए ये हमारा शून्य आ गया। और यहाँ पे क्या करते थे, ये जो हम करते हैं तो ये भी हमारा जो है कि x² पावर में जो है कि 1 जुड़ता था, ठीक, और ये पावर बटे में आ जाता था। लेकिन हम फिर इसका समाकलन करते हैं 4 का, ये 4 का हम जब समाकलन करते हैं तो ये हमारा शून्य आ जाता था। अब इसी तरह का अगला वाला फलन ले लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं x³ प्लस में 2x, ठीक, 2x नहीं कांस्टेंट है ना, तो हम जो है कि यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अब हम 3 का जो है कि डेरिवेटिव करते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं, क्या होता है हमारा, ये 3x² हो जाता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं इस वाले फलन का समाकलन करते हैं, ये क्या हो जाए 3x² प्लस में 3, हम क्या करते हैं 3 हमारा बाहर हो जाता है और x² में 2 + 1 अपान में 2 + 1, और ये प्लस में एक कांस्टेंट का समाकलन शून्य हो जाता है, ठीक। तो हम कहते हैं कि यहाँ से देखिए क्या हो जाए 3 और ये इंटू में x³ अपान में 3 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, x³ बच गया, ठीक। देखिए यहाँ पर वही प्राप्त हुआ, वही चीज़ सेम प्राप्त हुई, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप इसके साथ जो कांस्टेंट ले रहे हैं, इस फंक्शन के साथ आप कांस्टेंट ले रहे हैं, यहाँ पर 4 लिए तब पर भी आपका अवकलन शून्य आया, यहाँ पर आपने यहाँ 4 लिए, आपका जो है कि यह अवकलन शून्य आया, यहाँ पर 3 लिए आपका अवकलन शून्य आया, और यहाँ पर भी जो है कि देखिए शून्य ही आ रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपने जो फलन ले रहे हैं वो उसका कांस्टेंट शून्य आ रहा है, तो उसीलिए उसी कांस्टेंट को, जिस फलन का आप अवकलन कर रहे हैं, वो पहले जिस फलन का डेरिवेटिव था, क्या था, जिस फलन का वो डेरिवेटिव था उसमें पहले कांस्टेंट रहा होगा, ठीक।
इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, ax प्लस में फलन जो हमारा जो समाकलन के बाद आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, समाकलन में जो है कि हम c जोड़ते हैं। ठीक, इसलिए उसमें हम जो कि c जोड़ते हैं। c का मतलब समझ में आया कि हम जो एक फंक्शन में c क्यों जोड़ते हैं समाकलन के बाद? इसलिए जोड़ते हैं कि जब हम जिस फलन का आप समाकलन कर रहे हैं वो पहले जिस फलन का डेरिवेटिव था उसमें हो सकता है उस फलन में वो कांस्टेंट रहा होगा, इसलिए हम फलन का प्रयोग उसमें जोड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में तो फिर समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि आप जिस फलन का आप अगर इसका आप अवकलन कर रहे हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर का 4 का अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ 0 हो गया। अभी आप इसका समाकलन कर दिए, ठीक, देखिए यहाँ भी 0 प्राप्त हो गया। पहले जिस ये जो फलन था, ये इस फलन का अगर आप अवकलन कर रहे हैं तो ये इसी रूप में मिलेगा, लेकिन इसमें जो है कि ये हमारा जो कांस्टेंट इसके साथ जुड़ा था वो शून्य हो गया। तो ये पहले जो डेरिवेटिव, ये हमारे को डेरिवेटिव प्राप्त हुआ है ना, तो ये डेरिवेटिव को हम अवकलन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट जुड़ा होगा, इसलिए जो है कि हम उसमें कांस्टेंट c को जोड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अगले वाले वीडियो में हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे इसके फार्मूले के बारे में। ठीक, फार्मूला जानेंगे, कुछ इसमें बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे समाकलन का। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा, और हमारे क्वेश्चन में अगर कोई भी मिस्टेक हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।